Hello friends, welcome to my channel. This is the video third of micro topics for world history. बार बार आप सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से हम कर रहे हैं तो क्या हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। आई एश्योर यू वर्ल्ड हिस्ट्री बेस है आपका। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम ही आपको रशियन हिस्ट्री तक करा दिया था। अभी इस वाली वीडियो में मैं आपको आइडियोलॉजीज बताऊंगी। आइडियोलॉजीज आर ऑल्सो टू बी डन वाया वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अंदर मेजर मेजर आइडियोलॉजीज आपकी कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फैसिज्म, नासिज्म, इम्पीरियलिज्म, कम्युनलिज्म और कॉर्नलिज्म और नेशनलिज्म। कम्युनिज्म काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब कम्युनिज्म में आप रशिया यूएसएसआर वाला पढ़ेंगे, चाइना, कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, चिले। तो इस वाली कम्युनिज्म वाले टॉपिक को मैंने इसी स्लाइड में कंप्लीट कर दिया है। आगे वाली टॉपिक्स दूसरी स्लाइड्स में मैंने की हैं। आ जाइए फैसिज्म एंड नेसिज्म में। अब इसके रीजंस क्या थे? मुसोलिनी का क्या था फैसिस्ट डॉक्ट्राइन, वार्मर रिपब्लिक और हिटलर। और स्पेन वाला आप स्पेसिफिकली इस बार कर लीजिएगा, क्योंकि कैटलोनिया वाला ये जो इशू है ये पिछले 2-3 साल से थोड़ा करंट में भी है। तो इसलिए आप स्पेन वाला पार्ट भी कीजिएगा। स्पेन में किस हिसाब से था, लोगों ने कैसे रिवोल्ट किया, लेफ्ट विंग राइट विंग किस हिसाब से इधर एक इशू चल रहा था, स्पेनिश सिविल वॉर। और एक इनके एक लीडर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप पहले कोई भी वीडियो लेक्चर सीरीज से अपना टॉपिक कंप्लीट कर लो, या फिर भले कोई भी बुक से आप टॉपिक कंप्लीट कर लो। भले ही स्पेन वाला पार्ट उसमें हो या ना हो, आपने ये वाली चीज कर ली तो आपने ये मेरी स्लाइड देख ली, तो उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इस टॉपिक के नीचे हमें ये चीज भी कवर करनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, ताकि आपको माइक्रो टॉपिक्स के थ्रू पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस एक्सटेंट तक, वो लास्ट एक्सटेंट, वो वहां तक हमें उसको टच करना है। और बहुत सी बुक में मुझे पता है कि ये सारे टॉपिक्स कहीं पे एक ही जगह पे आपको नहीं मिलेंगे सभी के सभी टॉपिक्स। कोई भी एक चीज आपने उठाई है उसको पहले प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, भले ही एनसीईआरटी पढ़ी हो, भले ही विजन की आपने कोई उठाई हो बुकलेट्स पार्ट 1 पार्ट 2। आप आपके पास जो है आप उससे कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद मेरी ये स्लाइड से रेफर कर लीजिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है वो आप प्लीज कहीं से भी इंटरनेट से या कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस देख के आप अपना कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। और आपने अगर कोई बुक फॉलो की है तो वहीं पे ही आप स्टिकी नोट्स या 1-2 पेज स्टेपल करके वहीं पे ही लिख लीजिए, ताकि रिवीजन भी फास्ट हो जाए। और अगर आप सब कुछ नोट्स में बना के कर रहे हो तो दैट इज सो गुड, सो बेस्ट। उसका उसके जैसे कंपैरिजन तो कोई और टाइप की स्टडी हो ही नहीं सकती नोट्स बना के। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इम्पेरियलिज्म के बाद नियो इम्पेरियलिज्म। अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अफ्रीका में तो ये कैसा देश था, मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पे सारी यूरोपियन देश ही दौड़ रहे थे उस टाइम पे। भले ही वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, पोर्तुगल हो, जर्मनी हो, इटली, बेल्जियम, स्पेनिश, कितने सारे, मतलब जो उस टाइम की एक पावर थी वो अफ्रीका में अपना स्टेक चाहती थी, क्योंकि इतनी मिनरल रिसोर्स रिच कंट्री थी, वहां से स्लेव्स आते थे। तो अफ्रीका में बहुत ज्यादा टसर था। तो अफ्रीका तो पक्का से आप कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्लस हमारे JNU SIS में एक सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज, एक पूरा का पूरा सेंटर है, वहाँ पे भी बहुत काफी रिनाउंड फैकल्टीज हैं। तो अफ्रीका वाला पार्ट आप प्लीज कर लीजिएगा। और पार्टीशन ऑफ अफ्रीका जो बर्लिन कांग्रेस के थ्रू हुआ था, और कैसे इन लोगों ने रफली कुछ भी डिवाइड कर लिया था। क्योंकि अफ्रीका में आज तक ये एक इशू है कि भाई आप लोग एक टेबल पे बैठ के किसी भी देश को, कॉन्टिनेंट को कैसे भी डिवाइड कर लेते हैं। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि एक पूरा ट्राइब है, वो उसी आधे लोग बॉर्डर के उस पार, आधे लोग बॉर्डर के इस पार। इंडिया में भी कुछ ऐसे इश्यूज देखे गए थे, बट अफ्रीका इज रफली, टू रफली एंड वेगली डिवाइडेड। तो पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, बर्लिन कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्लीज आप कीजिएगा थोड़ा डिटेल में। पैसिफिक पैसिफिक में जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और ये छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज थे,
फिलीपींस वगैरह ये सब आप पैसिफिक में कवर कर लीजिएगा। एशिया, एशिया इंडिया हो गया, और ये लाओस, कंबोडिया, ये सब भूटान, और ये ऐसे आजू बाजू जितने सारे यहाँ तक कॉलोनीज जा रही थी, और जहां जहां जिस जिस देश में जा जाके वो लोग अपना ट्रेड कर रहे, तिब्बत, कुछ भी आपको सब चीज आप एशिया के नीचे जितने भी इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म वाले स्टेट थे, कई बार इवन चाइना, जापान, दे आल्सो ट्राई टू एक्सपैंड। पर चाइना फिर काफी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री ट्राई टू एक्सपैंड, फिर उसके बाद वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया। देन जापान की भी जो कॉलोनिज्म थी वो यहाँ से आप देख लीजिए, कोरियन पेनिनसुला से फिर वो चाइना तक, और वहाँ पे जापान और रशिया की भी लड़ाई हुई थी अराउंड 1905। वो भी अभी हम कवर करते हैं। चाइना, चाइना को कैसे, चाइना में क्या क्या कॉलोनीज बन रही थी, कौन कौन से देश आ रहे थे, कहाँ कहाँ थे, जैसे जापान मैंने एक एग्जांपल दिया। तो आप ये इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म आइडियोलॉजीज के नीचे ये सारी चीजें कवर कीजिएगा। उसके साथ साथ ही जैसे आपने आइडियोलॉजी पढ़ ली, तो वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिए आपने ये चीजें तभी की तभी नोट कर ली। इंपीरियल पावर्स जैसे अभी मैं बात करी थी जापान में, जैसे मेजी रेस्टोरेशन, रूसो जापानीज वॉर, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। रशिया की वाया आइडियोलॉजी वॉर, रशिया का एक्सटेंट कहाँ कहाँ था, सेंट्रल एशिया में कैसे कैसे देश थे, अभी तक रशियन इन्फ्लुएंस वहां पे है। और रशिया की जो यूएसएसआर वाली थी उसको ऐसे कहते हैं कि टॉप डाउन थी डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि वो कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस मांगी नहीं थी, पर रशिया इतना ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर पाया था। तो जब आप रशियन हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो रशिया ने वाया आइडियोलॉजी और अपना सपोर्ट देने के लिए, और ज्यादातर सेंट्रल एशिया में उसने मतलब अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और इवन रशिया का एक ड्रीम था कि वो अरेबियन सी तक आना चाहता था। तिलक साहब की एक बुक है, उसमें ये एक लाइन है कि रशिया वांटेड टू गो डाउन एंड वॉश इट्स फेस इन वार्म वाटर ऑफ अरेबिया। तो ये वाला रशियन ड्रीम था। और रशिया के अंदर ही आप वो अफगानिस्तान कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप सेंट्रल एशिया की कंट्रीज आप कवर कीजिए, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी इसी टॉपिक को टच करते हुए आप कर लीजिएगा। इससे ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी आपकी। तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। यूएस भी एक इंपीरियल पावर था। हाँ जी, हाँ जी, आपने एकदम सही सुना, यूएस भी एक इंपीरियल पावर था। आप जरा यूएस की स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। और जैसे क्यूबा में जैसे इनकी एक शिप थी, उसको हवाना, जैसे गाना सुना है ना, हवाना उनाना, तो उनकी जो शिप थी उसको उन्होंने वहां पे ब्लास्ट कर दिया था। तो स्पेनिश अमेरिकन वॉर ये जरूर पढ़िएगा। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1898, इसमें क्या हुआ था, स्पेन और अमेरिका के बीच में एक समझौता कर दिया था इन लोगों ने, क्योंकि दोनों ही कॉलोनीज के लिए फाइट कर रहे थे, और स्पेनिश अमेरिकन वॉर का एक रीजन भी था यही पीछे, कॉलोनीज के पीछे। तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस जब कराई गई थी, तो इसमें यूएस को ये सारे मिल गए थे, फिलीपींस, क्यूबा, पोर्टो रिको, गुआम। क्यूबा में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिज्म था। और ठीक है, ये आप थोड़ा थोड़ा आगे आगे और पढ़ते जाइएगा, मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इसलिए आप इसको नोट कर लो। और यूएस वाले, यूएस हिस्ट्री के नीचे नीचे आपको एक स्पेनिश अमेरिकन वॉर वाली चीज भी लिख लेनी चाहिए। और स्पेन का, ये स्पेन को उसके बदले में 20 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया था। तो ये वाली चीज जो थी, ये दोनों चीजें, लास्ट दोनों चीजें ये डिसाइड हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस पे। तो ये टॉपिक्स आपने नोट कर लिए हैं। अब हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। इस स्लाइड में आ जाइए, इधर नेशनलिज्म की बात की गई है। जैसे कॉलोनी, ऑब्वियसली इसको आपको कॉलोनाइजेशन इंपीरियल पावर के बाद ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को रिपल करने के लिए नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। तो लैटिन अमेरिका में कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, अफ्रीका, लीबिया, घाना, कीनिया, अल्जीरिया,
काफी 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 मिडिल ईस्ट वाला भी हम करेंगे, मैं आगे जाके मिडिल ईस्ट वाली चीजें भी कराऊंगी आपको। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो इंसिडेंट है अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो वो हम अरब स्प्रिंग वगैरह ये सारी चीजें हम मिडिल ईस्ट में ही करेंगे। दो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की काफी चीजें हम मैच करके पढ़ लेंगे, बट हाँ इधर वाला लीबिया ज्यादातर मैंने नेशनलिज्म वाले पॉइंट से ही लिखा है, लीबिया, घाना का, कीनिया, अल्जीरिया। एशिया में चाइना, इंडोनेशिया और ये जो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, इंडिया, यहाँ पे नेशनलिज्म की कैसे कैसे राइज हुई थी। इंडिया का तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जैसे फिलीपींस का कहीं पे आपको एग्जांपल आ गया तो आपको जस्ट एक गेस करने के लिए और एलिमिनेशन करने के लिए, यस फिलीपीन वाज आल्सो अ कॉलोनी, और फिलीपीन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी थोड़ा 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 आपको पता चल जाए तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाले टॉपिक्स आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली दे दिए हैं, और मैं कह भी सकती हूँ कि ये सारे एक बुक में अंडर वन रूफ मिलने शायद मुश्किल हो। लेकिन आपने जो मर्जी बुक या रिसोर्स या सोर्स फॉलो किया है, आप प्लीज उसे पहले कवर अप कर लीजिए। और ये जस्ट मैंने आपको इसलिए दे दिया ताकि आप जब भी पढ़े ना तो एटलीस्ट आपको पता हो कि भी अगर कोई चीज छूट रही है तो हम कहीं से इंटरनेट वगैरह से कहीं से कवर कर लें। और जो नेक्स्ट डे कल या परसों मैं जो स्लाइड डालूंगी ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे इसी स्लाइड में वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से हमने आइडियोलॉजीज कर ली, तो अगले जो वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, उसी में ही हम एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ बेस, वर्ल्ड हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मेरा प्लान है। सो आई थैंक यू ऑल टू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और स्टे कनेक्टेड। रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही जा रहा है चैनल का, बट मेरा ये मानना है कि जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनको लेड बैक ना फील हो कि मैम अगर अपने रिस्पॉन्स काउंट करने बैठ जाएगी तो हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं सिलेबस कंप्लीट करने पे पहले अपना ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।